हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 14 के लिए वीडियो नंबर 10 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम एक तो पढ़ेंगे कुक्कुट पालन तथा मुर्गी पालन के बारे में, और दूसरा अपन पढ़ेंगे ऊन उद्योग के बारे में। ये दो टॉपिक अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुक्कुट पालन तथा मुर्गी पालन की। तो देखो, साधारणतः अपन क्या करते हैं कि ये कुक्कुट पालन और मुर्गी पालन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों अलग अलग है। देखो, यह है कुक्कुट पालन। तो कुक्कुट पालन के अंदर मुर्गी का पालन किया जाता है, इसके अलावा बतख और अन्य पक्षियों का भी पालन किया जाता है अंडा और मांस प्राप्त करने के लिए। लेकिन बात आती है जब मुर्गी पालन की, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुर्गी का पालन किया जाता है। ठीक है, तो कुक्कुट पालन का मतलब तो है मुर्गी का भी पालन करें, बतख का भी पालन करें, और अन्य पक्षी जो जिनका उपयोग मांस और अंडा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता, उन सब का पालन अपन कुक्कुट पालन के अंतर्गत करते हैं। लेकिन मुर्गी पालन के अंतर्गत केवल मुर्गियों का पालन किया जाता है। यानी कि जब अपन मुर्गी पालन करते हैं तो वो भी एक प्रकार का कुक्कुट पालन ही होता है। लेकिन इन दोनों के एक दूसरे के पर्याय अपन नहीं बोल सकते, ये दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि कुक्कुट पालन के अंदर मुर्गी के साथ साथ और जो पक्षी है जिनका पालन अपन मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वो भी कुक्कुट पालन के अंतर्गत आता है। तो देखो, कुक्कुट पालन में मुर्गी पालन सहित बतख और अन्य पक्षी भी मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं। तो बात समझ में आ गई अपने को। कुक्कुट पालन के अंदर मुर्गी सहित बतख और अन्य पक्षियों का पालन किया जाता है मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए, लेकिन मुर्गी पालन में केवल मुर्गियों का पालन किया जाता अंडा और मांस प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, जब भी आप कुक्कुट पालन की बात करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मुर्गी पालन की ही होती है, क्योंकि ज्यादातर कुक्कुट पालन के अंदर जो उत्पाद मांस और अंडा अपने को प्राप्त होता है वो मुर्गी पालन से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अपन मुख्य रूप से मुर्गी पालन के ऊपर विचार करेंगे। तो देखो भाई, मुर्गी पालन जो है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है अंडा और मांस प्राप्त करना। अंडा और मांस के अंदर प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो मुर्गी पालन का प्रमुख उद्देश्य तो होता है अंडा और मांस प्राप्त करना। अंडे और मांस में भी अंडा प्राप्त करना मुर्गी पालन का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, तो अंडा और मांस प्राप्त करना मुर्गी पालन का प्रमुख उद्देश्य। लेकिन इसके अतिरिक्त इससे हमें पंख मिल जाते हैं, खाद मिल जाती है और रक्त भी मिल जाते हैं मुर्गी पालन से। देखो, जो मुर्गियां होती हैं उसके ऊपर फर पाए जाते हैं, तो जब मांस प्राप्ति के लिए मुर्गी को बेचा जाता है तो वो जो फर है उसके उतार लिए जाते हैं, वो जो पंख है उसके मुर्गी के वो उतार लिए जाते हैं, जिसका उपयोग रजाई गद्दे बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा खाद, मुर्गी की जो बीटें होती है उसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा रक्त, जब मांस प्राप्ति के लिए मुर्गी को काटा जाएगा तो उससे रक्त भी कुछ मात्रा में बाहर निकलता है, तो वो रक्त भी अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अंडा और मांस तो इस व्यवसाय का जो है प्रमुख उत्पाद है, लेकिन इसके अतिरिक्त पंख, खाद और रक्त ये उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। कौन से उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं? उप उत्पाद के रूप में ये हमें प्राप्त होते हैं। तो देखो, अंडा और मांस के रूप में मुर्गी पालन जो होता है प्रोटीन आवश्यकता के एक बड़े अंश की पूर्ति करता है। मतलब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दाल ठीक प्रकार से नहीं मिल पाती है, तो वो अंडा और मांस के द्वारा अपने शरीर की जो प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। देखो, कई सारे स्थान होते हैं जहां पर दालें आसानी से मिल जाती, तो दालों के द्वारा वो अपने शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते। लेकिन कई सारे स्थान ऐसे भी है जहां पर दाल काफी महंगी होती है, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वहां के जो लोग होते हैं यदि वो शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी महसूस करते हैं, या उनके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, या भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी है और वो प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं, तो वो मांस और अंडा जो है उसका सेवन करके प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो प्रोटीन आवश्यकता के एक बड़े अंश की पूर्ति मुर्गी पालन के द्वारा हो जाती है, मांस और अंडे के द्वारा। ठीक है, तो भाई देखो,
विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व के अंदर भारत का कौन सा स्थान होता है? 5वां स्थान होता है। अब बात आती है भाई, अंडा और मांस प्राप्ति के लिए मुर्गी की कौन कौन सी नस्लें अच्छी है? तो देखो, लाल जंगली मुर्गी, असील, चटगांव, हागस, बुस्त्रा, ये तो देसी नस्लें हैं मुर्गी की, जिसका पालन अपन मांस और अंडा प्राप्त करने के लिए करते हैं। और विदेशी मुर्गियों के अंदर रॉक, लेगहॉर्न और व्हाइट लेगहॉर्न, ये विदेशी नस्लें हैं। तो देखो, इसमें ये जो व्हाइट लेगहॉर्न है, इसकी यदि अपन बात करें, व्हाइट लेगहॉर्न, तो ये सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है भाई। व्हाइट लेगहॉर्न विदेशी नस्ल है ये, और सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है ये। ठीक है। इसके बाद में आगे यदि अपन बात करें, तो जब भी अपन मुर्गी पालन करते हैं तो हम ये चाहते हैं मुर्गी से अधिकतम मांस प्राप्त हो या अधिकतम अंडे प्राप्त हो। तो इसके लिए हम ये चाहेंगे कि मुर्गी जो है उसकी वृद्धि अच्छी हो। जितनी वृद्धि होगी मुर्गी की, उससे मांस उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा। और दूसरी बात है कि मुर्गी स्वस्थ भी रहनी चाहिए। यदि मुर्गी बीमार है तो वो कमजोर पड़ जाएगी, उससे मांस कम प्राप्त होगा, है ना। तो मुर्गी स्वस्थ भी रहनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या रखना होता है ध्यान, कि उसका जो एक तो आवास है और एक उसका जो भोजन है, उसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो आवास जो है मुर्गी का कुछ ऐसा होता है कि वहां पर पानी की पहुंच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ऊंचा स्थान होता है, वहां पर मुर्गी का आवास बनाया जाता है। और साथ में मुर्गी के अंदर होने वाले जो कुछ रोग है उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है, और उनसे अपने को सुरक्षा करनी होती है मुर्गी की। तो मुर्गियों में होने वाले जो कुछ रोग है वो देखो, रानीखेत होता है, प्लेग होता है, चिकन फॉक्स होता है और कोलेरा होता है। तो ये मुर्गी के अंदर होने वाले जो रोग हैं, इनसे भी अपने को क्या होता है, मुर्गी की सुरक्षा करनी होती है। रही बात मुर्गी के भोजन की, तो मुर्गी के भोजन के अंदर अपन गेहूं, ज्वार, बाजरा ये दे सकते हैं, बाजरा, मक्का भी दिया जा सकता है। तो ये मुर्गी के भोजन के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहां पर मैं ऊपर मुर्गी का भोजन लिख देता हूं। हाँ, मुर्गी का भोजन, तो मुर्गी को भोजन के रूप में देखो अपन क्या दे सकते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ, ये सारी चीजें हम मुर्गी को भोजन के रूप में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये मुर्गी पालन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो देखो, हमने पहले कुक्कुट पालन और मुर्गी पालन को जाना, तो हमने क्या देखा, कुक्कुट पालन के लिए भाई कुक्कुट पालन में मुर्गी सहित बतख और अन्य पक्षी भी मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं, जबकि मुर्गी पालन में केवल मुर्गियों का पालन किया जाता है। फिर दूसरी चीज अपन ने क्या देखी, भाई मुर्गी पालन का प्रमुख उद्देश्य अंडे और मांस प्राप्त करना है, लेकिन इसके अतिरिक्त पंख, खाद्य और रक्त भी इससे उप उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। फिर आगे अपन ने देखा भाई अंडा और मांस है, इसमें प्रोटीन मिलता है। तो अंडा और मांस के रूप में मुर्गी पालन प्रोटीन आवश्यकता के एक बड़े अंश की पूर्ति करता है। मतलब बहुत सारे जो नागरिक है वो प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति, उसके भोजन के अंदर जो प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति वो मांस और अंडे के द्वारा करते हैं। विश्व के अंदर अंडा उत्पादन की दृष्टि से हमारा जो देश है भारत, उसका 5वां स्थान है। इसके बाद में अपन ने मुर्गी की अच्छी नस्लें देखी, जिसके द्वारा अपन अच्छे अंडे प्राप्त कर सकते हैं या फिर अच्छी प्रकार से मांस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देसी में लाल जंगली मुर्गी, असील, चटगांव, हागस, बुस्त्रा, ये तो देसी नस्लें हैं। और रोक लेगहॉर्न, व्हाइट लेगहॉर्न, ये विदेशी नस्लें हैं। तो इस व्हाइट लेगहॉर्न के बारे में अपन ने क्या जाना कि व्हाइट लेगहॉर्न सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल होती है। फिर आगे हमने देखा कि मुर्गी की अच्छी वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए हमें उसका आवास और भोजन, इन दोनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। मुर्गी की अच्छी वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए हमें मुर्गी का आवास और भोजन, इन दोनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि अपन देखें तो मुर्गी के अंदर कई प्रकार के रोग होते हैं, तो उनमें से कुछ रोग अपन ने जाने।
जैसे रानीखेत, प्लेग, चिकन पॉक्स, कोलेरा। तो एक तो इनसे मुर्गियों की अपने को क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। और रही बात भोजन की, तो मुर्गी को भोजन के रूप में अपन ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, जो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो भाई मुर्गी पालन का प्रमुख उद्देश्य वैसे तो अंडा और मांस प्राप्त करना है, लेकिन उसमें भी अंडा प्राप्त करना मुर्गी पालन का क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। तो आजकल क्या होता है कि अंडे जो होते हैं ना, अंडे जो मुर्गी से प्राप्त होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं निषेचित अंडे और एक होते हैं अनिषेचित अंडे। अनिषेचित अंडे, तो इनमें निषेचित अंडे क्या है, जल्दी खराब हो जाते हैं और अनिषेचित अंडे जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो मुर्गी पालन में अपन ज्यादातर अनिषेचित अंडे प्राप्त करते हैं, जिनको फॉर्मी अंडे बोला जाता है। तो जितना भी अंडे का उद्योग है उनके अंदर अनिषेचित अंडे प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि ये जो अनिषेचित अंडे होते हैं ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके मुर्गी पालन और कुक्कुट पालन से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको नोट कीजिए। उसके बाद में अपन बात करेंगे ऊन उद्योग की। तो वीडियो पॉज करो और इन बातों को नोट करो। तो अब देखो अपन बात करते हैं ऊन उद्योग की। तो ऊन उद्योग क्या होता है, तो साधारणतः देखो अपन ऊन उद्योग किसे बोलेंगे, जो भेड़ है या फिर अन्य प्रकार का जानवर है उसको पाल करके उनसे ऊन प्राप्त करना, और ऊन प्राप्त करने के बाद में ऊन से धागे बनाना और वस्त्र बनाने तक की सारी जो क्रियाएं हैं वो ऊन उद्योग के अंतर्गत आती है। जिस जंतु से हमें ऊन प्राप्त होगा, जैसे भेड़ है, तो उसका पालन किया जाता है, उससे ऊन प्राप्त की जाती है, ऊन से धागे बनाए जाते हैं और धागे से फिर वस्त्र बनाने तक की जो क्रिया है वो सारी किसके अंतर्गत आती है, ऊन उद्योग के अंतर्गत आती है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऊन होता क्या है। तो ऊन वैसे तो क्या है, एक प्रकार के बाल ही है। तो देखो ऊन जो है एक प्रकार के वैसे तो क्या है, बाल है, लेकिन ये प्रोटीन से बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। तो ध्यान देना यहां पर कि ऊन रेशेदार या तंतुमय प्रोटीन होता है। ऊन क्या होता है, रेशेदार या तंतुमय प्रोटीन होता है, जो कि विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। जो भेड़ या अन्य प्रकार का जानवर है उसकी जो त्वचा की कोशिकाएं हैं उससे ये ऊन जो है प्रोटीन के रेशों के रूप में क्या होता है, निकलता है। तो कोई पूछ ले भाई ऊन किसे कहते हैं या ऊन क्या होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि ऊन रेशेदार या तंतुमय प्रोटीन होता है जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, अब देखो ऊन को सामान्यतः अपन क्या करते हैं कि भेड़ के बालों से प्राप्त करते हैं, लेकिन बकरी और यांक आदि के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। बकरी जो होती है उसमें भी मुख्य रूप से जो ठंडे क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरी होती है, जैसे मैंने एक उदाहरण पहले दिया था, कश्मीरी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बकरी होती है जिसे अपन बोलते हैं कश्मीरी पश्मीना। तो उसके शरीर पर क्या होते हैं कि लंबे लंबे बाल आते हैं। ठीक इसी प्रकार ये यांक नाम का जो जानवर है ये भी ठंडे प्रदेशों के अंदर रहने वाला ही जानवर है। जैसे अपने इधर भैंस होती है ना, तो उधर यांक होता है जिससे वो दूध प्राप्त करते हैं। तो उसके शरीर के ऊपर भी लंबे लंबे बाल आते हैं, तो उससे भी ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ऊन सामान्यतः भेड़ों से ही प्राप्त की जाती है, लेकिन बकरी, यांक आदि जानवरों के बालों से भी क्या होता है, ऊन तैयार किया जाता है। तो देखो ऊन प्राप्त करने के लिए उत्तरी भारत में, हमारे भारत का जो उत्तरी भारत वाला क्षेत्र है जिसमें राजस्थान भी आता है, तो वहां पर ऊन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भेड़ों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो देखो भेड़ों का पालन किया जाएगा।
अब भेड़ों के ऊपर जो बाल या ऊन आते हैं शरीर के ऊपर आते हैं, तो वो किस कारण से आते हैं? भेड़ों को ठंड से बचाने के लिए आते हैं। प्राकृतिक रूप से उनके शरीर के ऊपर ये त्वचा के ऊपर ये बाल या ऊन उत्पन्न होते हैं, जो कि उनको ठंड से बचाने के लिए उत्पन्न होते हैं। तो साधारणतः सर्दियों के मौसम में उनके शरीर के ऊपर ये जो ऊन है ये आता है, और जब गर्मी की ऋतु आती है तो उस दौरान अपन क्या कर लेते हैं, उनका जो शरीर है उससे वो ऊन उतार लेते हैं उस तरह की सहायता से। सर्दी में कभी भी ऊन नहीं उतारा जाता उनसे। गर्मी की ऋतु जब आती है तो उस दौरान उस तरह की सहायता से उनके शरीर पर आया हुआ जो ऊन है वो उतार लिया जाता है। क्या होता है कि यदि अपन सर्दियों में उनका जो ऊन है वो उतार ले तो वो भेड़े ठंड से मर जाएगी। इसलिए ठंड में तो वो जो बाल या ऊन है उसको रहने देते हैं और उसी समय वो ज़्यादा वृद्धि भी करते हैं। और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु शुरुआत होती है तो उस समय उनकी उस तरह की सहायता से वो ऊन या बाल वहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं, और फिर आगे की जो क्रिया है उससे धागा बनाना और वस्त्र बनाना वो क्रिया संपादित करते हैं। तो देखो ये भेड़ों से जो ऊन बाल प्राप्त होंगे उसी से अपन क्या करेंगे, ऊन तैयार करेंगे, मतलब ऊन के रेशे बनाएंगे। अब यहाँ पर एक विशेष बात है और इसको इंपॉर्टेंट लगा भी लेना आप, कि ऊन का जो रंग होता है वो एक तो भेड़ की प्रजाति पर निर्भर करता है और दूसरा उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है जहां पर वो भेड़ पाली गई है। ऊन का जो रंग है वो किस किस बात पर निर्भर करता है? एक तो भेड़ की प्रजाति पर निर्भर करता है और दूसरा उस भेड़ को जिस जलवायु के अंदर पाला गया है उस क्षेत्र की जलवायु पर ऊन का जो रंग है वो निर्भर करता है। तो ये याद रखने योग्य बात है, इंपॉर्टेंट बात है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि ऊन का रंग कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है। तो हमारा उत्तर होगा भेड़ की प्रजाति और उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है जिस क्षेत्र में भेड़ का पालन किया गया है। दूसरी चीज कि ऊन उत्पादन के लिए भेड़ की अच्छी नस्लें कौन कौन सी है, तो ये प्रश्न भी परीक्षा में हमें पूछा जा सकता है कि भेड़ की कौन कौन सी अच्छी नस्लें हैं ऊन उत्पादन के लिए। तो देखो लोही, नली, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, ये भेड़ की अच्छी नस्लें हैं जिनकी सहायता से हम अच्छा ऊन प्राप्त कर सकते हैं। लोही, नली, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी। या सीधा प्रश्न ऐसे पूछ सकता है भेड़ की दो नस्लों के नाम बताइए, तो लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी कोई सी भी नस्लों के नाम बताए जा सकते हैं। तो दो बातें विशेष रूप से ये बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। तो देखो ऊन उद्योग के अंदर जो मुख्य बातें थी वो हमें क्या याद रखनी है? पहली चीज की ऊन क्या होता है, तो अपन ने क्या बताया, ऊन रेशेदार या तंतुमय प्रोटीन होता है जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। दूसरी बात क्या देखिए अपन ने कि ऊन प्राप्ति के लिए सामान्यतः भेड़ों का पालन किया जाता है, यानी कि भेड़ों से ऊन प्राप्त की जाती है, लेकिन इसके अलावा बकरी और याक के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। फिर आगे अपन ने देखा कि उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है वहां पर बड़ी संख्या में भेड़ों का पालन किया जाता ऊन प्राप्त करने के लिए, और भेड़ों के जो ऊन बाल है उसी से क्या किया जाता, ऊन प्राप्त की जाती है। फिर हमने ऊन के रंग की बात करी तो हमने कहा भाई जो ऊन का रंग है वो भेड़ की प्रजाति और उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस क्षेत्र के अंदर वो भेड़ पाली गई है। और उसके बाद में लास्ट में अपन ने भेड़ की जो नस्लें हैं वो देखी जिनकी सहायता से अपन उनका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो लोही, नली, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, ये जो मुख्य मुख्य बातें इनमें से दो मैंने इंपोर्टेंट लगाया है, ये आपको जरूर याद रखना है। तो वीडियो पॉज करके ऊन उद्योग से संबंधित ये मुख्य बातें हैं ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है भाई, किया नोट आपने? तो आज इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कोरल भित्तियां और साथ में मोती या मुक्ता संवर्धन, इन दोनों टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।